चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जो कि झारखंड बोर्ड के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स, जो कि सेट फर्स्ट होगी, यानी कि सेट फर्स्ट होगी आपकी होगी, जिसमें कि मॉडल क्वेश्चन पेपर है, यानी कि मॉडल प्रश्न पत्र होगा आपका, यानी कि सत्र 2020-21 के लिए है, जो कि अभी भी चल रहा है, यानी कि 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। विषय विज्ञान का है, यानी कि आपका विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जो कि कक्षा 9th का है, यानी कि 9th क्लास का होगा आपका। पूर्णांक यानी कि 40 मार्क्स का आपका यह है सेट फर्स्ट है। इसके बाद आपको बताऊंगा सेट सेकंड। पहले तो सेट फर्स्ट आपके लिए आ गई है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि सेट फर्स्ट है, यानी कि 40 नंबर के आपके सभी आपके क्या होंगे, वह आपके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है कि दूध है एक, यानी कि मिल्क इज, यानी कि दूध जो क्या है, क्या दूध एक द्रव है, यानी कि लिक्विड है, या फिर ठोस है, या फिर सॉलिड है, या फिर गैस है, यानी कि गैस, या फिर वीईसी है। तो आपको पता होगा कि दूध यानी कि जो दूध होता है वह आपका यानी कि लिक्विड होता है, यानी कि द्रव होता है, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देते हैं, आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल। आपको जवाब क्या होगा, यानी कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, अधिक होता है या फिर कम होता है, या फिर अत्यधिक होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसलिए आपका विकल्प सेकंड वाला सही हो जाएगा, यानी कि बहुत कम होता है, इसलिए आपका विकल्प सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड भी दे लेते हैं, आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। बर्फ का यानी कि बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है, क्योंकि यह जल से भारी होता है, या फिर बर्फ और जल का घनत्व का समान होता है, फिर बर्फ जल यानी कि बर्फ जल से हल्का होता है, फिर बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। तो आपका पता होगा कि जल का घनत्व समान होता है, या फिर बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। तो आपका जवाब क्या आएगा, यानी कि इन तीनों यानी कि दोनों में से आपका एक जवाब आना चाहिए। तो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी देते हैं, आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गर्म करने पर गैस का आयतन, फ्रेंड जो गर्म करते हैं हम गैस को, जब हम गर्म करते हैं, यानी कि ऑन हीटिंग डेंसिटी ऑफ गैस, यानी कि जब हम गैस को ही गर्म करते हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा, क्या उसका आयतन बढ़ता है या फिर घटता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब होगा यानी कि अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि अपरिवर्तित रहता है क्योंकि वह उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आती है, इसलिए आपका विकल्प थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 4 यानी कि 5 भी देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है। तो आपको पता होगा कि सूती वस्त्र जब हम गर्मियों में पहनते हैं तो वह आरामदेह होती हैं, इसलिए आपका विकल्प सही यानी कि थर्ड वाला सही हो जाएगा, यानी कि सूती यानी कि कॉटन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी देते हैं, आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है कि प्रोटॉन कण है, फिर जो प्रोटॉन होता है वह कैसा कण होता है, क्या ऋणावेशित होता है, नहीं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन आपका कण होता है, वही आपका ऋणावेशित होता है। बट बात हो रही है कि धनावेशित यानी कि पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो प्रोटॉन होता है वह आपका धनावेशित कण होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, उसमें धनायन होता है, और आवेशहीन तो आपका न्यूट्रॉन होता है, और इनमें से कोई नहीं, यानी कि आपका विकल्प सेकंड वाला सही हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉन कण है वह आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि परमाणु भार बराबर होता है। तो फ्रेंड जो परमाणु भार होता है जो वह किसके बराबर होता है, तो परमाणु भार आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है, इसलिए आपका विकल्प थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 भी देते हैं, आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 8 है कि परमाणु की नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं। तो आपको पता होगा कि परमाणु का नाभिक कुछ इस प्रकार से बनता है, यानी कि इस प्रकार से बनता है। तो परमाणु का नाभिक ये है, इसमें दो चीजें होती हैं, यानी कि दो होती हैं, यानी कि नाभिक में इसमें क्या क्या होता है, तो उसमें होता है प्रोटॉन, और आपका प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन आपके बाहरी कक्षा में घूमता होता है, इसलिए आपका जवाब क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन नहीं होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, इसलिए आपका विकल्प सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी देते हैं, आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इनमें से कौन अक्रिय गैस है, यानी कि कौन सी गैस अक्रिय है। तो यानी कि वह गैस जो हम किसमें भरते हैं, जो बल्ब के अंदर भरते हैं, वह सभी अक्रिय गैस ही होती हैं, इसलिए आपका जवाब क्या आएगा, यानी कि नाइट्रोजन। क्या नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, क्या क्लोरीन एक अक्रिय गैस है, या फिर नियॉन एक अक्रिय गैस है, या फिर ऑक्सीजन एक अक्रिय गैस है। तो आपको पता होगा कि नियॉन एक अक्रिय गैस है, इसलिए आपका विकल्प सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 10 देते हैं कि कैनाल किरणें किसका किरण पुंज होती हैं, क्या प्रोटॉन का होती हैं, या फिर न्यूट्रॉन का होती हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन का होती हैं, या फिर अल्फा कण का होती हैं। तो आपका विकल्प सही कौन सा होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देते हैं, आ चुका है आप सामने है। एक तत्व के समस्थानिक होते हैं, फ्रेंड जो एक तत्व के समस्थानिक होते हैं वह क्या होती हैं, क्या भिन्न परमाणु की यानी संख्या होती है, फिर भिन्न रासायनिक गुण होती हैं, या फिर समान परमाणु संख्या होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब होगा कि भिन्न परमाणु की संख्या। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि सेकंड वाला भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है आप सामने है कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। फ्रेंड जो सोडियम पे होते हैं आपके 11 होती हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो 2 और 8 और 1 होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका
आपका विकल्प चौथा वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यानी कि पहली कक्षा में कितनी होती हैं, तो पहली कक्षा में मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि घूम सकते हैं, और दूसरे में मैक्सिमम 8 घूम सकते हैं, और तीसरे में जितने बचे हैं उतने सभी यानी कि 1 घूम सकता है आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 13 जल्दी हैं आ चुका है आप सामने है कि किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 न्यूट्रॉन यानी कि 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, यानी कि परमाणु द्रव्यमान क्या है, यानी कि परमाणु संख्या कितनी होगी, तो 18 और 17 को आप जोड़ दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा, यानी कि 35। आपका विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा। चलते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, क्या 0 होगी, या फिर शून्य नहीं है, फिर ऋणात्मक होगी, या फिर शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकती है। तो आपका जवाब क्या होगा, यानी कि जब विस्थापन शून्य है, यानी कि जब विस्थापन शून्य है तो इसकी दूरी भी आपकी शून्य ही होगी, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। ये ओडोमीटर मापता है फ्रेंड, जो ओडोमीटर होता है वह किसे मापता है, क्या चाल मापता है, या फिर समय मापता है, या फिर दूरी मापता है, या फिर औसत चाल मापता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है आप सामने है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग मीटर प्रति सेकंड का तुल्य होता है, यानी कि कितना होता है, तो आपको यह बताना होगा, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग है वह मीटर प्रति सेकंड के तुल्य होता है, यानी कि कितना होता है आपको यह बताना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं कि किसी विशेष दिशा में कण की चाल से, यानी कण की चाल को उसका कहते हैं फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, किसी विशेष दिशा में कण की चाल होती है उसको इसका क्या कहते हैं, क्या वेग कहते हैं, या फिर त्वरण कहते हैं, या फिर आपका चाल कहते हैं, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं, तो आपका जवाब आएगा, यानी कि विशेष दिशा में कण की चाल को कहते हैं, तो कण की चाल जो होती है वहाँ आपको वेग कहते हैं, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में जल्दी हैं आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 18 है कि न्यूट्रॉन यानी कि न्यूटन किसका मात्रक होता है फ्रेंड, जो न्यूटन होता है वह आपका बल का मात्रक होता है, यानी कि फोर्स का मात्रक होता है आपका न्यूटन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देते हैं कि न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा यानी कि दर्शाता है, यानी कि बल की दिशा यानी कि दर्शाता है, तो पहला है, या फिर तीसरा है, या फिर दूसरा है, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपको पता होगा कि तीसरा वह नियम है जो कि बल की दिशा बताता है, यानी कि जब हम किसी भी यानी कि किसी वस्तु को जब हम धकेलते हैं तो वह भी आपकी उतनी ही बल लगाती है, वह भी हमें उतना ही धकेलती है, इसलिए आपका विकल्प थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन तो फ्रेंड्स आ चुका है आप सामने है वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि ध्वनि तरंगों की यानी कि चाल सबसे ज़्यादा होती है फ्रेंड्स, जो ध्वनि तरंगें होती हैं उसकी चाल सबसे ज़्यादा होती है, क्या ठोस में होती है, या फिर द्रव में होती है, या फिर गैस में होती है, या फिर तीनों में समान होती है। तो आपको पता होगा कि ध्वनि तरंगों की जो चाल होती है वह सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 21 भी लेते हैं आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 21 है कि श्रव्य यानी कि श्रव्य ध्वनि का प्रास होता है फ्रेंड, जो श्रव्य यानी कि ध्वनि जिसे हम सुन सकते हैं उसका प्रास कितना होता है, क्या 0 से 20 हर्ट्ज तक होता है, या फिर 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, या फिर 20 से 2000 हर्ट्ज तक होता है, या फिर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। तो आपको पता होगा कि जैसे यानी कि वह ध्वनि जिसे हम सुन सकते हैं उसका यानी कि प्रास होता है वह होता है जो यानी कि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, इसलिए आपका विकल्प सेकंड वाला सही हो जाएगा, यानी कि मिनिमम 20 और मैक्सिमम आपका 20,000 होना चाहिए, और 20,000 हर्ट्ज से आपका प्रासव्य में आ जाता है, यानी कि प्रासव्य जिससे हम बहरे भी हो सकते हैं। कहते हैं क्वेश्चन 22 देते हैं कि आवृत्ति एन तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा वाले तरंग की चाल वी में क्या संबंध होता है, आपको यह बताना होगा। तो लैम्डा बटे एन यानी कि आपका विकल्प सेकंड वाला सही हो जाना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका है आप सामने है कि कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है फ्रेंड्स, यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज, तो आपका जवाब आएगा यानी कि जूल। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कार्य का मात्रक होता है वह जूल होता है। और वॉट किसका होता है, तो वॉट आपका शक्ति का मात्रक वॉट होता है। और एम्पियर किसका होता है, तो आपको पता होगा कि एम्पियर यानी कि एम्पियर किसका होता है, तो एम्पियर यानी कि विद्युत धारा का एम्पियर होता है। और ओम किसका होता है, वह होता है आपका विद्युत प्रतिरोध का होता है, इसलिए आपका विकल्प सेकंड यानी कि पहला वाला सही हो जाना चाहिए, यानी कि जूल यानी कि कार्य का मात्रक जूल होता है। चलते हैं क्वेश्चन 24 देते हैं कि सर्वाधिक यानी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान कितना होता है, आप हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन 25 चलते हैं कि चार वस्तुएं PQR तथा S के द्रव्यमान क्रमशः 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम है, किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन 26 चलते हैं आ चुका है आप सामने है इनमें से कौन सा सही है, यानी कि कौन सा समीकरण सही है, इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आत्महत्या का थैला यानी कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आपको पता होगा कि आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, इसलिए आपका विकल्प थर्ड वाला सही हो जाएगा। यानी कोशिका की खोज किसने की थी, यानी कि हु डिस्कवर्ड सेल, यानी कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपको पता होगा कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा, 1866 में की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 जल्दी ही आ चुका है आप सामने है कि जीन बने होते हैं फ्रेंड्स, जीन होते हैं वह बने होते हैं DNA के खंड से होते हैं, या फिर लाइसोसोम से होते हैं, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया एवं राजधानी से होते हैं, फिर क्रोमेटिन से होते हैं। तो आपको पता होगा कि DNA खंड में यानी कि जो DNA होता है उसके खंड में आपका जीन होता है, यानी कि क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमोसोम्स के अंदर आपका DNA यानी कि DNA
होता है, इसलिए आपका विकल्प सही होगा। यानी कि डीएनए खंड से आपका जीन यानी कि जीन होते हैं, क्रोमोसोम्स में आपका जीन होता है, यानी क्रोमोसोम्स में आपका जीन होता है, फिर जीन आपका, इसलिए आपका डीएनए आपका पहला वाला सही हो जाएगा। यानी डीएनए के खंड से आपके जीन बने होते हैं। रंगीन प्लास्टिड का होता है, यानी कहते हैं रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं, क्या ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, या फिर क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, या फिर क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा जो रंगीन प्लास्टिड होता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इसलिए आपका विकल्प सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देते हैं। आ चुका है आप सामने कि रक्त है, यानी कि जो रक्त है वह तरल संयोजी युतक है, या फिर स्थायी युतक है, या फिर वसीय युतक है, या फिर हरित लवक है। तो आपको पता होगा कि सरल संयोजी युतक है, रक्त एक सरल संयोजी युतक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 यानी 32 देते हैं कि रतौंधी कैसा रोग होता है, आनुवांशिक रोग होता है, या फिर हार्मोनों की गड़बड़ी से उत्पन्न होता है, या फिर कुपोषण से उत्पन्न होता है, या विटामिन ए की कमी से होने वाला उत्पन्न रोग होता है, इसलिए आपका विकल्प चौथा वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 लेते हैं। आ चुका है आप सामने है कि कॉर्क यानी कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है, कॉर्क सेल कॉन्टेन यानी लैटेक्स पाया जाता है, या फिर सुब्रिन, या फिर सेलुलोज, या फिर लिग्निन। तो आपका जवाब क्या आएगा भाई, आपका कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 लेते हैं। आज का है आप सामने है शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाती हैं, यानी क्या 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 बनाते हैं, संवेदी ऊतक बनाते हैं, फिर एपिथेलियम ऊतक बनाते हैं, फिर संयोजी ऊतक बनाते हैं, या फिर कंकाल ऊतक बनाते हैं। तो शरीर का बाहरी भीतरी यानी कि बाहरी और भीतरी, तो आपको पता होगा कि बाहरी होता है भाई आपका एपिथेलियम ऊतक बनाता है, इसलिए आपका विकल्प सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 लेते हैं। आ चुका है आप सामने है कि एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है। फिर जो एनीमिया होती है क्या आयोडीन की कमी से होती है, या फिर आयरन की कमी से होती है, या फिर तांबा की कमी से होती है, फिर जस्ता की कमी से होती है। तो आपका जवाब क्या आएगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर बताइएगा। एक दीर्घकालिक रोग होता है फ्रेंड्स, क्या मलेरिया एक दीर्घकालिक रोग है? नहीं दोस्तों, मलेरिया है भाई आपका लघुकालिक है, यानी कि वह छोटे ही समय में नष्ट हो जाता है। एक्जिमा है, या फिर जुकाम है, या फिर हैजा है। तो आपका जवाब होगा यानी कि हैजा एक दीर्घकालिक रोग है, इसलिए आपका विकल्प चौथा वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 37 लेते हैं। आज का है आप सामने है कि वायुमंडल में यानी कि जो वायुमंडल होता है में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ाने का संबंध है समुद्र यानी कि समुद्र तल के उठने से, ओजोन परत के अपक्षय से, अम्ल वर्षा से, चक्रवात से। आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन 38 देते हैं कि पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं वे कहलाते हैं जैव रसायन, चट्टान, या फिर फल, या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो आपका जवाब क्या होगा, मलेरिया का रोग वाहक है फ्रेंड्स। जो मलेरिया होता है उसका रोग वाहक कौन होता है, तो आपको पता होगा कि मच्छर होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मच्छर होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 देते हैं। आ चुका है आप सामने है कि वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए यानी करता है कहलाते हैं रासायनिक पदार्थ, या फिर वस्तु, या फिर प्राकृतिक संपदा, या फिर उपयोगी पदार्थ। तो आपका जवाब क्या आएगा, हाँ आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका भी जवाब जरूर बताइएगा। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।